गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं श्रवण आपको मेरे यूट्यूब चैनल लर्नर चॉइस पे। आज जो वीडियो होने वाला है वो सोशल साइंस के ऊपर होगा और ये सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। और यहाँ पे जो वीडियो करवाया जाता है सारा चीज़ जो है वो सीटेट के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आप मेरे पहले जो सीटेट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उसका लिंक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सीटेट में 110 प्लस लाने के लिए क्या क्या चीज़ आपको चाहिए और क्या क्या क्वेश्चन पैटर्न आपको प्रैक्टिस करना होगा तो मेरे चैनल पे आपको सब करवाया जाएगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि यहाँ पे सीटेट का जो टोटल कोर्स है, टोटल कोर्स का वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा और सभी का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तो सीटेट पेपर 2 का है सोशल साइंस। उसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस साइंटिफिक। हम सोशल साइंस को साइंटिफिक क्यों कहते हैं? उसका जो 4 ऑप्शन यहाँ पे है। Comprises systematically acquired verified knowledge. It helps its reader to study the scientific study. It uses the scientific terms in its content. It fulfills the demand for calling social studies as science. यहाँ पे हमको पहले समझना होगा ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है Comprises systematically acquired verified knowledge. ये सिस्टमेटिकली चीज है और हम जो नॉलेज यहाँ पे गेन करते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू एक्वायर करते हैं। दूसरा जो है इट हेल्प्स इट्स रीडर टू स्टडी द साइंटिफिक सोसाइटी। ये रीडर को साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में बताता है। तीसरा है यूजेस साइंटिफिक टर्म्स इन इट्स कंटेंट और इसका कंटेंट ही साइंटिफिक है। और चौथा जो है इट फुलफिल्स द डिमांड फॉर कॉलिंग सोशल स्टडीज एज साइंस। और ये इसको साइंस बोलने के लिए सोशल स्टडीज को हम डिमांड करके उसको बोलते हैं इट इज ए साइंस। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 1 नंबर का वो है ऑप्शन नंबर ए। इट कंप्राइजेस सिस्टमेटिकली एक्वायर्ड वेरीफाइड नॉलेज। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यू हैव टू डिस्क्राइब द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम ए रूरल वर्कर स्पेंड्स एज एम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग diagrammatic represents would you select? In this question we discuss about the proportion of the time rural worker spends, that is employment हो सकता है, unemployment हो सकता है और unemployment हो सकता है। यहाँ पे which one of the following diagrammatic representation would you select? यहाँ पे जो 4 डायग्राम दिया हुआ है उसमें से कौन सा इसमें सही है? तो पहला है बार डायग्राम, आपको बार डायग्राम में वहां पे करना चाहिए। दूसरा है पाई डायग्राम, तीसरा है टाइमलाइन डायग्राम एंड चौथा है फ्लो डायग्राम। यहाँ पे 4 डायग्राम दिया हुआ है उसमें से जो आंसर होगा आपका पाई डायग्राम होगा। तो पाई डायग्राम में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स थ्रू आर्ट इन सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। हम जब भी मतलब स्टूडेंट को असेसिंग करते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में अप्रोप्रिएट क्या रीजन है, तो आर्ट के माध्यम से जब भी हम असेसमेंट करते हैं उनका अप्रोप्रिएट रीजन क्या हो सकता है। यहाँ पे 4 रीजन दिया हुआ है, उसमें जो ज्यादा पॉसिबिलिटी जिसका है वो आपका आंसर होगा। इट मीन्स टू एंजॉय द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एक्सप्रेशन डिस्क्रिप्टिंग इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है उसको डिफरेंट स्टाइल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड है इट इम्प्रूव स्टूडेंट्स आर्टिस्टिक एबिलिटी और स्टूडेंट का जो आर्टिस्टिक एबिलिटी है उसको ग्रो करता है। इट मेक्स इट एन एंजॉयबल वे ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का एक एंजॉयबल वे है। और इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, और ये अपॉर्चुनिटी देता है कि पर्सनल इंटरप्रिटेशन जो कॉन्सेप्ट को करना होगा उसी का ये अपॉर्चुनिटी देता है। जो 3 का जो चौथा आंसर है वो सही होगा। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये है आपका सही आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑन ग्लोबली इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी सोर्सेस।
Which one of the following projects on global warming is based on secondary sources? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सेकेंडरी सोर्सेस क्या है? ये कोलाज ऑफ पिक्चर ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ये पिक्चर का मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग का पिक्चर को कोलाज करना होगा। दूसरा, इंटरव्यू विथ एल्डर्स लिविंग इन एरिया ऑन चेंजेस इन वेदर, मतलब एल्डर्स जो वहां पे हो गए आपके एरिया में, वहां पे जाके आप वेदर के बारे में इंटरव्यू करेंगे। ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनलाइज्ड वेदर डाटा कलेक्शन फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल ऑफिस, मेट्रोलॉजिकल ऑफिस में जो डाटा होगा वेदर का डाटा, उसको लाके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद चौथा जो है, ए डिस्कशन बेस्ड ऑन वेदर चेंजेस मेंशन इन ए बुक, और एक बुक में आपको मेंशन करना होगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ए कोलाज ऑफ पिक्चर ऑन ग्लोबल वार्मिंग। तो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर प्रोवाइड सम क्राइटेरिया टू स्टूडेंट्स एंड आस्क्स देम टू असेस देयर प्रोजेक्ट्स ऑन दोज बेसिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेजर्स हैज बीन अडॉप्टेड बाय द टीचर। एक टीचर ने क्या किया, प्रोवाइड सम क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया दे दिए और बोले कि प्रोजेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे जो असेसमेंट करेंगे टीचर, तो वो कौन सा असेसमेंट होगा? वो होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, पीर असेसमेंट, या सेल्फ असेसमेंट, या समेटिव असेसमेंट। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट करके स्टूडेंट क्या करेगा ना, जो उसका जो प्रोजेक्ट बनाया होगा उसका असेसमेंट टीचर करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नोमेनक्लेचर चेंज सजेस्ट बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 फॉर सिविक्स। एनसीएफ 2005 में सिविक्स में क्या सजेस्ट किया गया है? वो यहाँ पे ऑप्शन है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक्स। तो 6 नंबर का जो आंसर आ जाएगा वो होगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ये आपका सही आंसर, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। देन वी नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वैल्यू विल यू एम्फसाइज द लास्ट इन द अपर प्राइमरी सोशल साइंस क्लासरूम फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। हम जब सोशल साइंस अपर प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो किस वैल्यू पर वो एम्फसाइज करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, फर्स्ट है कोऑपरेशन, दूसरा है कॉम्पिटिटिवनेस, तीसरा है साइंटिफिक अप्रोच और चौथा है इक्वालिटी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो होगा 7 नंबर का, और रहेगा कॉम्पिटिटिवनेस। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द समेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। हम जब एक स्टूडेंट का समेटिव असेसमेंट करवाते हैं तो उसका पर्पज क्या है? असेसिंग द एंड ऑफ द टर्म, असेसिंग ड्यूरिंग द क्लास, असेस ए प्रोजेक्ट एंड असेसिंग एट द एंड ऑफ ए लेसन। तो समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये दोनों टाइप का असेसमेंट होता है। तो हमारा जो समेटिव असेसमेंट है, वो समेटिव असेसमेंट का जो आंसर आएगा वो होगा असेसिंग इन द एंड ऑफ a lesson, option number D. Option number D is the correct answer. The purpose of the summative assessment of the student. Next we go to question number 9. Suppose a teacher has to teach the chapter the cold desert Ladakh in class 7. तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, एक टीचर है जो क्लास 7 का जो टॉपिक है द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, उसके बारे में वो पढ़ाना चाहते हैं। तो which one of the following methods would be most appropriate। यहाँ पे जो 4 मेथड दिया हुआ है, वो 4 मेथड में कौन सा मेथड ये टॉपिक पढ़ाने के लिए अप्रोप्रिएट होगा? तो पहला ऑप्शन है वर्कशॉप मेथड, दूसरा है सर्वे मेथड, तीसरा है केस स्टडी मेथड और चौथा है रीजनल मेथड। यहाँ पे जो मेथड दिया हुआ है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। ये मेथड आपको पता होना चाहिए कि ये 4 मेथड में क्या क्या होता है। तो ये जो कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, इसमें कौन सा मेथड सही है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 9 नंबर का, वो होगा केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड इसका सही आंसर आ जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द टीचिंग ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोग्राफी एट द अपर प्राइमरी लेवल। हम जब भी अपर प्राइमरी क्लासेस में हिस्टोरिकल फैक्ट्स या हिस्टोग्राफी पढ़ाते हैं तो सबसे कौन सा मेथड अच्छा होगा पढ़ाने के लिए? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है मैप मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और सोर्स मेथड। ये जो 4 मेथड है 10 नंबर का, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो होगा सोर्स मेथड। आपको पहले सोर्स कलेक्ट करना होगा, कहाँ कहाँ पे आपको पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ाना है, कहाँ कहाँ से सोर्स मिलेगा। ये सारा सोर्स आपको कलेक्ट करने के बाद आप वो हिस्टोरिकल फैक्ट को बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोर्स मेथड। नेक्स्ट वी गो टू क्वेश्चन नंबर 11, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 recommends that children's school education must be linked with। जो एनसीएफ 2005 में बताया गया कि स्कूल का जो बच्चों को पढ़ाने में वो जो पढ़ाते हैं कोई भी टॉपिक को वो किसके साथ लिंक होना चाहिए। पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है द एनुअल एग्जामिनेशन, वो एनुअल एग्जामिनेशन को लिंक होता होगा। द आउटसाइड स्कूल एनवायरमेंट, स्कूल का एनवायरमेंट से बाहर जो दुनिया है उसके साथ वो कनेक्ट करेगा। द मेनस्ट्रीम ओपिनियंस, और फोर्थ वन है द कंडीशन फॉर द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एनसीएफ 2005 में जो बताया गया था कि जो भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा वो बच्चों की स्कूल की बाहर की जिंदगी को रिलेट करता होगा। तो 11 का जो सही आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा द आउटसाइड स्कूल एनवायरमेंट, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को पढ़ाते हैं तो उसका जिंदगी से रिलेट करके उसको पढ़ाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द आउटसाइड स्कूल एनवायरमेंट। Then we go to question number 12, on which of the following choice is the data best represented by bar diagram। ये जो 4 यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से कौन सा कैटेगरी ऐसा है जो बहुत अच्छे तरीके से हम बार डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है एयर प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है रेनफॉल, 14 है ह्यूमिडिटी। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से जो लास्ट ऑप्शन है हमारा ह्यूमिडिटी 12 का, वो तो नहीं हो सकता। ह्यूमिडिटी को हम बार डायग्राम में नहीं कर सकते, एयर प्रेशर कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका से कौन कर सकता है वो है रेनफॉल। आपका जो रेनफॉल है ये सबसे अच्छे तरीके से आपको बार डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 12 का जो सही आंसर आ जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 13, in order to develop an understanding of democratic institution, choose the most appropriate from the following। एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए वहां पे कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव्स एलोंग विथ आइडियल सिचुएशन, वहां पे एग्जाम्पल देना होगा आइडियल सिचुएशन का। डिस्क्राइब आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। एंड प्रोवाइड मेनली नेशनल लेवल एग्जाम्पल्स, वहाँ नेशनल लेवल एग्जाम्पल वहाँ पे देना होगा। और इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू हार्श रियलिटी, और स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करना होगा हार्श रियलिटी को। तो 13 नंबर का जो आपका आंसर आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव्स एलोंग विद द आइडियल सिचुएशन। द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 13। Then we go to next question, question number 14. Why would you narrative in school science teaching? स्कूल में जब साइंस टीचिंग देते हैं, सोशल साइंस टीचिंग देते हैं तो हमको नैरेटिव्स होना क्यों जरूरी है। टू एंश्योर दैट सिलेबस इज कंप्लीटेड, जैसे कि कंप्लीटेड सिलेबस जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स दैट कैन फाइंड अप्रोप्रिएट रोल मॉडल्स, और बच्चों को यहाँ पे अप्रोप्रिएट रोल मॉडल्स देने के लिए। टू एंटरटेन एंड एनिवेलन ए क्लास, एक क्लास को एंटरटेन के लिए हमको नैरेटिव होना चाहिए। और दूसरा है टू लिंक द कॉन्सेप्ट टू लाइफ रियलिटीज, और रियलिटीज को वहां पे हम प्रेजेंट करने के लिए हमको नैरेट करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो चौथा है, टू लिंक द कॉन्सेप्ट टू द लिव रियलिटीज।
Next we go to our last question of the session. Which one of the given choice is an incorrect description of school based assessment? जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट हम करते हैं वहां पे इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है? इट कवर्स ओनली को करिकुलर एक्टिविटीज, इट कवर्स स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स, इट कवर्स नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स, इट कवर ऑल एस्पेक्ट्स। तो इनकरेक्ट कौन सा है? जो पहला है वो ये बोलता है कि सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज को ये कवर करता है, वो यहाँ पे सही नहीं है। ये तो सबको मतलब वहां पे कवर करता है, तो इसीलिए इसका जो पहला ऑप्शन है इट कवर्स ओनली को करिकुलर एक्टिविटीज, दिस इज द आंसर बिकॉज हियर ही टोल्ड अबाउट द व्हिच एन इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था सोशल साइंस का 50 क्वेश्चंस आज हमने आपके सामने रखा। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।